हेलो बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट केमिस्ट्री फॉर नीट सीरीज़ में। आज हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने पिछली बार ही कहा था कि आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं, 15 क्वेश्चंस की किस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आ सकते हैं। एंड दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो आई होप ये आपको एक आइडिया दे देगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। So let's move on to our questions today. Structure of atom. This is the last part we are doing, part 7, and we are moving on to questions. Your first question is how many electrons can fit in the orbital of n is equal to 3 and l is equal to 1. So n is equal to 3 का मतलब जो orbital है that is 3p. 3p में हमें पता है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिट हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको 6 नहीं कर देना कहीं, राइट। इन द ऑर्बिटल लिखा हुआ है, तो एक ऑर्बिटल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू बी 2. क्वेश्चन नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड इन द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजिमुथल सेम हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट होगा. एक का स्पिन क्वांटम नंबर होगा +12 और दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर होगा -12. तो ये डिस्टिंग्विश कर सकता है. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है ईयू की बतानी है आपने, जीडी की बतानी है और टीबी की बतानी है. इसके ऑप्शंस हम लोगों को क्या दे रखे हैं, लेट्स सी. ऑप्शन ए जो हमें दिया है दैट इज XE4F6 5D1 6S2 XE4F7 5D1 6S2 and xenon 4F9 6S2. Then B option XE4F6 5D1 6S2 XE4F7 5D1 6S2 XE4F8 5D1 6S2. Then C is XE4F6 6S2 XE4F7 5D1 6S2 XE4F9 6S2 and the D option is XE4F6 6S2 XE4F8 6S2 and XE4F8 5D1 and 6S2. So इसमें से जो मुझे अप्रोप्रिएट लग रही है दैट इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन. XE4F6 6S2 XE4F7 5D1 6S2 XE4F9 6S2. So the correct option over here, it is going to be C. We are moving on to the next question. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ रहे हैं. अब इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ P electron, that is what we have to find. Let's see what are the options given to us over here. The options given to us is option A is under root h upon under root of 2 pi. Option B given to us is under root of 3 h upon 2 pi. And C is under root of 3 by 2 h upon pi. And D option is अंडर रूट ऑफ 6 h अपॉन 2 पाई. तो अब क्वेश्चन देखो, p इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू होती है 1, राइट. और व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम. तो इसको फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l +1 h अपॉन 2 पाई, राइट.
अब क्योंकि p है तो l की वैल्यू आ गई 1. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 1 ओवर हियर. इट विल बी 1 1 प्लस 1 का अंडर रूट 1 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई. ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 प्लस 1 आपको दिया है तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 h अपॉन 2 पाई, और इट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई. So what is the correct option? The correct option over here when you go back is going to be A. A is the correct option. Let's move on to the next question. A standing wave in a string 35 centimeter long has a total of 6 nodes. तो 6 nodes बोल रहे हैं कि इसमें कितने nodes हैं? There are going to be 6 nodes, including those at the ends. Hence wavelength of the standing wave आपको अब find करनी है. तो अगेन फॉर्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे. हाउ डू वी पुट द फॉर्मूला? अगर हम देखते हैं कि एक स्टैंडिंग वेव उन्होंने हमें दे रखी है. ओके, सो लेट्स से दैट दिस इज अ स्टैंडिंग वेव. राइट, सो लेमडा हो गया हमारे पास ये. नाउ अ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग ऑफ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ये हमें कितना दिया है? दिस लेंथ गिवन टू अस इज 35 सेंटीमीटर. ऑलराइट, और 6 नोड्स हैं उसमें. सो वी हैव 1 2 देन 3 then 4 then 5 and 6 nodes. तो टोटल हमारे पास अगर हम लोग लेमडा करते हैं तो कितना लेमडा आ गया? एक लेमडा ये आ गया, एक लेमडा हमारे पास ये आ गया, 2 लेमडास, एंड देन वी हैव हाफ ऑफ दिस स्ट्रिंग का एक हमारे पास पोर्शन ये भी है ना, तो एक पोर्शन ये आ जाएगा और एक पोर्शन ये आ जाएगा. सो दिस इज 1/4. सो 1/4 और 1/4 हो गया. सो हमारे पास वी कैन से दैट 2.5 लेमडा, 2 ये हो गया 1/4 1/4, सो 2.5 लेमडा दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. सो हाउ विल यू कैलकुलेट लेमडा ओवर हियर? लेमडा दैट विल बी इक्वल टू 35 अपॉन 2.5, which is equal to 14. So the correct option over here is going to be D. Right? Let's go on to the next question. The frequency of the radiation emitted when the electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 in hydrogen atom will be how much? आपको ionization energy of hydrogen दी है 2.18 into 10 raised to power minus 18 और h की वैल्यू भी दी है. तो let's see ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है. Now over here आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी माइनस E1. सो इन्फिनिटी पे 0 आ गया, माइनस E1, एंड दिस इज गिवन टू अस एज 2.18 इंटू 10 raised to power minus 18 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ En की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 raised to power minus 18 अपॉन n स्क्वायर, है ना? दिस इज इन जूल्स पर एटम. व्हाट इज डेल्टा E? सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास डेल्टा E हमको फाइंड करना है. एक सेकेंड, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 जा रहा है. ओके, सो डेल्टा E हमारे पास आ गया E4 माइनस E1 which is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18
1 by 4 square minus 1 by 1 square. Correct? So on calculation, we get this as 2.044 into 10 raised to power minus 18. अब डेल्टा E अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज h न्यू. तो न्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं. न्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा E अपॉन h. डेल्टा E हमने कैलकुलेट करा है 2.044 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन h की वैल्यू 6.625 as given to us in the question into 10 raised to power minus 34. So this becomes equal to 3.085 into 10 raised to power 15 per second. So let's see, do we have ऐसा कुछ option हमारे पास है? Yes. So the correct option over here is going to be C. Right? एक बारी फिर से देख लो. आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है जिससे आप E1 की वैल्यू जो है En की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. राइट? तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी E इन्फिनिटी माइनस E1 इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस E1 विच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18. En की वैल्यू हो गई 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन n स्क्वायर. डेल्टा E हो गया E4 माइनस E1 विच इज माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18. 1 by 4 square minus 1 by 1 square which comes to 2.044 into 10 raised to power minus 18. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगा रहे हैं यहाँ पे. डेल्टा E is equal to h nu. So we can find the value of nu from here. Delta E upon h which is equal to 2.044 into 10 raised to power minus 18 upon 6.625 into 10 raised to power minus 34 which is equal to 3.085 into 10 raised to power 15. I hope the question is clear. अब next हमारा जो है that is कि de Broglie wavelength of an electron which is subjected to an accelerating potential of v volts. तो इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी आर अगेन गोइंग टू पुट द फॉर्मूला ओवर हियर. आई होप आपको फॉर्मूला इसका याद है कि क्या फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं. ओके ओके ओके. सो यहाँ पे हमें ये पता है कि लेम्डा की वैल्यू क्या हुई? h अपॉन एम वी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली. करेक्ट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग v ले रहे हैं so this should be equal to EV which should be equal to kinetic energy which should be equal to 1 by 2 mv square. Okay, so V की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है? If you want to calculate the value of V from here, the value of V will come as अंडर रूट ऑफ, ये 2 ऊपर चला गया, 2 EV अपॉन m. ये आपके पास V की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू. अब लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V ओवर हियर. तो लेम्डा आ जाएगा h अपॉन m अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2 EV which is equal to h upon under root of 2 MEV. So let's see, ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास है. h upon under root of 2 MEV. So the correct option over here is going to be C. Okay, we are moving on to the next question. If the photon of wavelength 150 picometers strikes an atom and one of its inner bound electrons is ejected out with a velocity of 1.5 into 10 raised to power 7 meters per second, what is the energy which it is bound with the nucleus? So ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमको कैलकुलेट करना है इसे. हमें पता है कि एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू hc अपॉन लेम्डा. ठीक है.
सो एच की वैल्यू आ गई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 1.5 into 10 raised to power minus 10, which is equal to 1.32 into 10 raised to power minus 15 joules. So energy हमारे पास आ गई. Now we have to calculate the energy of the ejected electron. Energy of ejected electron, right? ये हमने energy of the photon हमारे पास ये आ गई. Energy of the ejected electron, that will be equal to, let's take it as E1 1 by 2 mv square, which is equal to 1 by 2 into 9.11 into 10 raised to power minus 31 into velocity हमें दी है 1.5 into 10 raised to power 7 का स्क्वायर. सो इसे कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाता है 1.024 into 10 raised to power minus 16. So let's just go back to the question. If a photon of wavelength 150 picometers strikes an atom and one of its inner bound electrons ejected with velocity of this, what is the energy with which it is bound to the nucleus? अच्छा ठीक है. So हम लोगों ने एनर्जी एक फोटोन की निकाल दी, एक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की भी निकाल दी. टोटल एनर्जी अब हमको फाइंड करनी है. तो टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल एनर्जी that will be equal to binding energy plus energy of the ejected electron. Energy of ejected electron. So total energy जो हमारे पास है that is फोटोन की 1.32 into 10 raised to power minus 15. बाइंडिंग एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है और एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी हमने कैलकुलेट करी है 1.024 into 10 raised to power minus 16. ठीक है. सो यू कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम हियर. बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.32 into 10 raised to power minus 15 minus 1.024 into 10 raised to power minus 16. Calculating for binding energy, we will get it as 1.2176 into 10 raised to power minus 15 joules. बट अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो अब हमको इसको जूल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो किस तरह से हम लोग करते हैं? वी विल डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19. राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1.2176 into 10 raised to power minus 15 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19, which is equal to 7.6 into 10 raised to power 3 electron volt. So let's see what is the answer. 7.6 into 10 raised to power 3 electron volt. So the correct option over here is going to be C. Okay? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हमारा कॉमन सा है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा एक क्वेश्चन. नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in Lyman series of electron when it jumps from 6 to first level. Okay, so what is the formula? Number of spectral lines is equal to n minus 1 upon 2. ठीक है. so n हमारे पास कितना दिया है? 6 minus 1 upon 2. On calculating this comes to 15.
So the correct option over here is going to be C. Let's move on to the next question. If E alpha and EP represents the kinetic energies of an electron, alpha particle and a proton, each moving with de Broglie wavelength, तो फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस दी हैं कि E is equal to E alpha is equal to E proton. सेकेंड ऑप्शन हमको क्या दे रखी है, E is greater than E alpha is greater than E proton. C is E alpha greater than E proton greater than E electron and D is EP E alpha. Okay. अब इसमें जो एनर्जी होएगी ना, that is going to be inversely proportional to mass because E is equal to H upon mc. तो जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द लीस्ट, और जिसका मास सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा. तो सबसे जो कम मास होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का और उससे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का. तो एनर्जी इसका रिवर्स फॉलो करेगी. तो रिवर्स फॉलो करेगी मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन की और फिर alpha particle की. So D is going to be the correct option. Question number 11. The ratio of second, fourth and sixth orbit of hydrogen atom. ये तो बहुत easy सा question है. तो इस पे हम लोग जब रेशो तीनों की कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑर्बिट, तो आपको पता है कि रेडियस दैट इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर के साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं. करेक्ट. तो हमें सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ तो हमें फाइंड करना है. R2 इज टू R4 इज टू R6. सेकेंड ऑर्बिट का आपके पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर n स्क्वायर. So 2 square upon 2 into 0.529 is to 4 square upon 2 into 0.529 is to 6 square upon 2, but we are taking over here hydrogen, तो इसको 2 को लेने की हमें ज़रूरत है नहीं. ओके. सो अगर हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं तो Z को हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं. सो 6 स्क्वायर इंटू 0.529. सो 4 is to 16 is to 36, which comes equal to 1 is to 4 is to 9. So correct option over here is going to be B. Moving on to question number 12. The kinetic energy of an electron in second Bohr orbit of hydrogen atom is, जहाँ पे A0 जो है that is given to us as the Bohr's radius. Okay. So let's see ये question हमने कैसे करना है. अब यहाँ पे आपको पता है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. करेक्ट. सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R. सो V स्क्वायर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं वो आ जाएगा KZE स्क्वायर अपॉन MR. एंगुलर मोमेंटम MVR दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई.
ठीक है, एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इधर हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 pi square m square r square. So we're taking over here this as equation 1 and this as equation 2. तो उन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर which is equal to n square h square upon 4 pi square m square and r square. So calculating for kinetic energy over here, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी h square upon 32 pi square m a naught square. Okay, so this is how we can calculate the kinetic energy. Let's see ऐसा कुछ ऑप्शन अगर हमारे पास है, C is the correct option. Okay, so directly भी अगर आपके पास a naught सेकेंड बोहर ऑर्बिट उन्होंने पूछा हुआ है ना, और ए नॉट आपको दे रखा है, तो सेकेंड बोहर ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. ऑलराइट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 600 meters per second with an accuracy of 0.05%. ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि काफ़ी कॉमन है, राइट? तो इसमें आपको पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि 0.05% जो है दैट इज द सर्टेनिटी विच इज गिवन, एक्यूरेसी विच इज गिवन. तो सर्टेनिटी विद विच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड. तो आपने यहाँ पे हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है. सो पहले हमको कैलकुलेट करने पड़ेगी v. v क्या हो गई, 0.005 upon 100 into 600. So this comes equal to 0.03. ये velocity आ गई. Uncertainty in position of electron delta x, that will be equal to h upon 4 pi m delta v, which is equal to 6.6 into 10 raised to power minus 34 upon 4 into 3.14 into 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 0.003. ठीक है, सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.92 इंटू 10 रेज टू पावर minus 3 meters. So let's see whether we have anything of this sort. Yes, so the correct option over here is going to be C. Let's move on to question number 14. In Balmer's series of hydrogen spectrum, which electronic transition causes third life? So options हमें दिए, fifth Bohr orbit to second one, fifth Bohr orbit to first one, fifth Bohr orbit to fourth Bohr orbit to first one, and fifth Bohr orbit to second one. तो ये थर्ड लाइन होगा, यहाँ पे there is a misprint. This is third line. So अगर हम लोग n is equal to 3 से n is equal to 2 जाते हैं तो ये फर्स्ट बार्मर लाइन है. अगर हम n is equal to 4 से n is equal to 2 पे जाते हैं
तो ये सेकेंड बार्मर लाइन है। और अगर हम n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे जाते हैं तो ये थर्ड है। थर्ड लाइन उन्होंने पूछा है तो n is equal to 5 to n is equal to 2, so the correct option over here is going to be D. Let's move on to the last question of today, guys. The 5 successive ionization energies of an element are 800, 2427, 3568, 25025, 32824 kilojoules per mole. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें फाइंड करने। अब ये थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है। ओके, सो हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पे फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप देख रहे हो 1 2 3 4, दैट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द थर्ड। 3568 से सीधा हम लोग 25 पे पहुंच गए। तो ये शो करता है कि आफ्टर द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, सो एटम इज गोइंग टू हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी 3। ऑलराइट, फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी ये है, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ये है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ये है। तो आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है। तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके उसने अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू बी 3। आई होप यू लाइक द लेक्चर आज का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होने वाला है, तब तक इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। आज के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सून एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।